हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज़ अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को जैसे कि जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो थे उनका जो टाइमिंग था वो 45 to 50 या 1 आवर का टाइमिंग था। सारे 1 आवर से लेस थे, लेकिन रेजिस्टेंस को हम और इजी वे में लेकर आए, जिसकी टाइमिंग हमने रिड्यूस की टू 30 मिनट्स। मतलब कोई भी टॉपिक है जिसको कम से कम टाइम में अप्रोच कर पाए, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, ये भी एम है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो उसी तरीके से जैसे रेजिस्टेंस हमने समझा था, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कोई भी टॉपिक है, अब टाइम है रिवीजन करने का, और रिवीजन में कुछ ऐसा पेपर में लिखना है, हमें कुछ कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एग्ज़ाम टाइम पे जाएं, जब हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स हों जिनको हम एक क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, वहाँ पे रिवाइज कर सकें। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का एक चार्ट बनाया था जिससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जितने तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती हैं उसको डिस्कस किया था, और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी डिस्कस किया था। उसी मैनर में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसी करंट। एसी करंट की बात करेंगे और इसका चार्ट बनाएंगे। इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम बनती हैं, किस किस टॉपिक से इससे रिलेटेड, किस किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और कितने क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करेंगे। तो एसी करंट की बात करें, देखिए अभी हम आपसे सिर्फ वो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, एकेडमी का पढ़ा हुआ है, उसमें आपको अल्टरनेटिंग करंट की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बट हम कम टाइम में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, तो उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। एक पेपर में हम एक टॉपिक लेकर जाएंगे जिसमें 99% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एसी करंट की। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रांचेस बनाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो एसी करंट की बात आई तो सबसे पहले आती है इसकी इक्वेशन आती है करंट एंड वोल्टेज की। एक क्वेश्चन इससे मतलब बनता है, पूछा जाता है। इसकी बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इक्वेशन ही आएगी उससे रिलेटेड आएगा, बट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कई ब्रांचेस हैं। दूसरा पार्ट इसमें बात करें, इक्वेशन हो गई। ठीक है, इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट बात करें इसका सर्किट। ठीक है, सर्किट्स जितने हैं वो, ठीक है, इक्वेशन एंड सर्किट्स। फिर बात करें सर्किट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, लाइक रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट की बात करें, यहाँ पे हम सर्किट का मतलब है एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसको देखेंगे। और ग्राफ्स, एक पार्ट रेजिस्टेंस में भी हमने लिखा था ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या हो सकता है, सर्किट हो गया, इक्वेशन हो गई, और क्या बचा इसमें, एक डिवाइस आ जाएगी ट्रांसफॉर्मर। अब आप देखिए, आप एक बड़े टॉपिक को जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और कोई इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपने एक पेज में आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया कि कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो इक्वेशन पे आएगा, या तो सर्किट पे आएगा, या फिर ट्रांसफॉर्मर पे आएगा। ठीक है, ये डिवाइस है, इस वजह से इसका जब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन की बात आती है तो वो डिवाइस पे चला जाता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमें देखने हैं। आज हमें ये 3 टॉपिक कवर करने हैं और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, इस पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, हम सिर्फ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये फोकसिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, दीज आर
फोकसिंग पॉइंट्स जिस पे हमें वर्क करके जाना है, ठीक है। और एक बात ये समझ लीजिए कि नीट में एसी करंट से रिलेटेड कोई डेरिवेटिव प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, डायरेक्ट मिलेगी। मतलब वन न्यूमेरिकल भी होगा तो वो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आप इसको टफ पार्ट में ना ले जाइए कि डेरिवेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन में हम किसकी इक्वेशन पढ़ते हैं? वोल्टेज की एंड करंट की। हम जानते हैं इक्वेशन किसकी पढ़ते हैं? वोल्टेज की एंड करंट की। तो इक्वेशन पे आते हैं। वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा t। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं। अगर आपको इसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट के नेम से पढ़ा हुआ है, उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया है, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो होगा वो, मतलब 1 घंटे से कम का होगा। अगर आप उसको देख लेते हो, ये देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा और जो क्वेश्चन सही करने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? V = V0 sin ओमेगा t। और करंट के लिए इक्वेशन क्या होगी? I = I0 sin ओमेगा t। ओके, ये होती है t इज टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेम ये जो V0 I0 है, ये क्या है? V0 I0 को बोला जाता है पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दीज आर पीक वैल्यू। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड V0 और करंट के लिए I0 हो जाएगा। फिर आपसे मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलेगा, हम लिखते हैं V मीन या I मीन की बात करें तो वो रिलेशन कैसे आता है? इट इज फॉर मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, देखो हाफ साइकिल इसको समझते हैं जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट है, इस तरीके से चलेगी। ये VI ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया, ठीक है, वोल्टेज करंट। तो जब मीन निकालेंगे फुल साइकिल का तो फुल साइकिल का मीन 0 आएगा, बट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? हाफ साइकिल की। तो जब हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या निकल कर आता है? ये डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल सकता है, डायरेक्ट रिलेशन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि जो V मीन होगा वो 2/π V0 और करंट के लिए 2/π I0, इस तरीके से, ठीक है। 2/π की वैल्यू 0.637 होती है, 2/π की वैल्यू 0.637 V0। ये आपको डायरेक्ट लिख सकता है कि मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या होती है इन अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शंस में ये दे सकता है। 2/π की जो वैल्यू है उसको लिख दें, 2/π की वैल्यू क्या होती है? 0.637। ओके, 2/π की वैल्यू 0.637, तो ये डायरेक्ट आ जाता है। फिर एक टर्म आता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS, ठीक है। RMS को इफेक्टिव वोल्टेज या इफेक्टिव करंट भी बोलेंगे, या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन क्या आएगा? इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं, दीज आर रूट मीन स्क्वायर्स वैल्यूज हैं। तो VRMS कैलकुलेट करना है तो VRMS क्या होता है? V0/√2, ठीक है। ऐसे ही IRMS क्या निकल कर आएगा? ये रिलेशन है, देखिए डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। I0/√2 और 1/√2 की जो वैल्यू होती है ये 0.707 I0 हो जाएगा। V0 के लिए 0.707 V0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल सकते हैं, जिसमें से ये वाला रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस रिलेशन मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल की बात करेगा तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इस इक्वेशन से रिलेटेड वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड ये टर्म्स आ गए, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, मीन एंड पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो रिलेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन में जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं फेज। ये जो ओमेगा टी है इसको बोला जाता है फेज, ठीक है। अब फिर फेज डिफरेंस आता है। फेज डिफरेंस क्या होता है? आप अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। बट उसको हम सर्किट के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? सर्किट्स के थ्रू समझेंगे। LCR सर्किट की बात की है
ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, VRMS IRMS, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको डाटा गिवन होगा कि मैक्स पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज दिस, कैलकुलेट VRMS, कैलकुलेट VM, इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, सर्किट की बात करते हैं और फेज डिफरेंस से समझते हैं। तो फेज डिफरेंस या फेजर डायग्राम वो सर्किट में हम अप्लाई करके रिलेशन निकालेंगे। क्या करना है, देखिए सर्किट की बात कर रहे हैं तो 3 सर्किट स्टडी करेंगे अभी हम। देयर आर 3 सर्किट्स। पहले R, ठीक है, मतलब सर्किट हमारा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है, एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक सर्किट लिया जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा दे पहले। ठीक है, इस तरीके से, और एक सर्किट लिया जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, RLC। ठीक है, तो इसके लिए जब रेजिस्टेंस होगा तो इस केस में क्या होता है कि वोल्टेज की अगर इक्वेशन V0 sin ओमेगा t है तो करंट की भी इक्वेशन क्या होगी, I0 sin ओमेगा t होगी। मतलब दोनों का फेज जो है फाई, आप देखोगे ओमेगा t के साथ फाई रखोगे 0 है, क्या 0 है, फाई कांस्टेंट है या फाई सेम है, क्या है, सेम है, सेम फेज में है। रेजिस्टेंस जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज एंड करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या है, सेम फेज का मतलब क्या है, सेम फेज का मतलब ये है, आप ग्राफ से समझिए, आप इसको डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें कम टाइम में कम काम करना है। ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जैसे इक्वेशन है V0 इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, तो प्योर इंडक्टिव है तो उसके लिए I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 होता है, माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो पाई बाई 2 है, क्या है, पाई बाई 2, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है। और ये जो माइनस पाई बाई 2 है ये बता रहा है कि करंट इज लैगिंग, I इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, ये लीडिंग लैगिंग आप उस वीडियो में देख सकते हो। अगर हमको पता है, आपको फंडामेंटल इतना क्लियर है कि लैगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है। ठीक है, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि पूछा क्या जा सकता है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन ए, voltage and current are in same phase, voltage and current is leading, voltage is leading, current is lagging, voltage, इस तरीके से ऑप्शन बना सकते हैं। इन द सेम वे इंडक्टिव या कैपेसिटिव कोई भी सर्किट डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो I is lagging by 90 डिग्री, I is lagging by 90 डिग्री। इस केस में जो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, वो क्या है, R है। इम्पीडेंस की बात ना करें हम, रेजिस्टेंस है वो R है। इस केस में जो रेजिस्टेंस आता है जिसको हम लोग XL लिखते हैं वो क्या होता है, ओमेगा L, क्या होता है, ओमेगा L। ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, इन इंडक्टिव सर्किट। कैपेसिटिव की बात करें तो इसके लिए V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, प्लस 90 डिग्री, प्लस पाई बाई 2 कर दें। मतलब जो फाई है, फेज डिफरेंस है, वो पाई बाई 2 का ही है। बट यहाँ पे करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट इज I इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, I क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या है, घुमाने के लिए अब आप ये करके जाओगे कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम और करके ये भी तो लिख सकते हैं, I लैग कर रहा है तो वोल्टेज क्या कर रहा है, V इज लीडिंग बाय व्हाट एंगल, 90 डिग्री।
रिवर्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर I लैग कर रहा है 90 डिग्री तो V क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा करंट से 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को अगर हम जैसे कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, अभी इसको हम रफ कर दें, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर हम इस इक्वेशन को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चलें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये चारों इक्वेशंस वैलिड है, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 तो करंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हो तो ये हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट देखिए, अगर कोई चीज़ लैग कर रही है किसी से तो जिससे वो लैग कर रही है वो उससे लीड कर रहा होगा, ठीक है। जैसे करंट इज लैगिंग, ठीक है, बाय 90 डिग्री, किससे? वोल्टेज से, फ्रॉम वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये इक्वेशन का खेल है। देखो ये अभी हम इक्वेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, ये सारा इक्वेशन का खेल है। ये इस तरीके से आपको घुमा के छाप सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इन द सेम इसके लिए तो यही रहने वाला है, ठीक है, रजिस्टिव के लिए। अब कैपेसिटिव में क्या है? ये इक्वेशन जैसे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर अब इसमें बोल रहा I इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, सो और क्या कह सकते हैं कि v इज लैगिंग बाय 90 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं। v इज लैगिंग बाय 90 डिग्री, तो v लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, v इज इक्वल टू साइन ओमेगा, लैगिंग के लिए माइनस साइन होगा और लीडिंग के लिए प्लस साइन होगा। ये हमने लिख दिया है। तो I की इक्वेशन क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो I की इक्वेशन ये होगी, जब आप V की ये लिखोगे तो I की ये होगी, ठीक है। ये समझ में आया? इस पे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। और अक्सर देखा है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि पूछा जाता है व्हेन करंट इज लीडिंग, वेयर करंट इज लीडिंग और वोल्टेज इज लैगिंग, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया। अब हमने कहा कि देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हर सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब प्योर इंडक्टिव लेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो ओमेगा एल होता है, जिसे एक्सएल बोलते हैं। इट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये आप वो वीडियो देखेंगे 50 मिनट्स का है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? XC इज इक्वल टू 1/ωc। यहाँ 1/ωc ओमेगा एल होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। बट इसमें से ये वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया है, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इस इक्वेशंस के आपसे ग्राफ पूछ सकता है, मैचिंग आ सकती है, ठीक है। तो ग्राफ का पोर्शन मैंने एक लिखा नहीं है ग्राफ्स, सो उसको भी देखते हैं। ये वाला पोर्शन रफ कर दें, नोट कर लेना। इनके ग्राफ की बात करें तो इक्वेशन में एक एक इक्वेशन लिख के रफ करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसी में ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फेजर डायग्राम वेक्टर डायग्राम होता है करंट एंड वोल्टेज के बीच में। जैसे हमने इस डायरेक्शन में करंट ले लिया, क्या ले लिया? करंट I, ठीक है। तो हमें पता है करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। बट एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? वोल्टेज का। तो ये V होगा और ये I होगा। ये V है, ये I है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इससे। क्यों? I नॉट क्या होगा? V नॉट बाई R, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फेजर डायग्राम। तो रेजिस्टेंस के केस में फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा? ये I और V सेम फेज में होंगे, ये हो जाएगा। अदरवाइज अभी आप ये देखो साइन के साथ ले रहे हैं, एक ओमेगा टी एंगल है कुछ, तो ये ओमेगा टी एंगल पे ये V है और यही I है, ठीक। ये फेजर डायग्राम किस में हो जाएगा?
फॉर रेजिस्टेंस आई एंड वी इन सेम डायरेक्शन आर इन सेम फेज। ठीक है, ये ऑप्शन में छप सकता है। ठीक है, इन द सेम मैनर एल के लिए क्या होगा, एल की बात की जाए तो एल की बात करेंगे कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वी है हमारा ओमेगा टी पे। ठीक है, अब इस केस में देखिए करंट क्या कर रहा है, माइनस पाई बाई टू। माइनस इज फॉर व्हाट, लैगिंग, माइनस फॉर लैगिंग। तो करंट माइनस पाई बाई टू से लैग कर रहा है, तो वोल्टेज से, वोल्टेज के परपेंडिकुलर आप ये डालोगे, ये करंट होगा। माइनस है तो इसके नीचे, ठीक है, ये करंट होगा आई और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक, ये फेजर डायग्राम हो जाएगा फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, कैपेसिटी की बात आएगी तो देखिए वी वोल्टेज वी ओमेगा टी पे है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आई इज लीडिंग, प्लस फॉर लीडिंग, प्लस फॉर लीडिंग, प्लस फॉर लीडिंग, प्लस पाई बाय टू फ्रॉम वोल्टेज। तो वोल्टेज ये हमारा ओमेगा टी पे था, तो वोल्टेज से 90 डिग्री आई ये होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो फेजर डायग्राम इजी है, समझ में आया। ठीक है, तो ये मैचिंग भी आ सकती है, ये मैचिंग भी आ सकती है। ओके, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि लीडिंग जरूरी नहीं है फिगर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, लीडिंग लैगिंग आपको देखनी है। लैगिंग में क्या है कि करंट वोल्टेज से नीचे है, ठीक है, और लीडिंग में वोल्टेज से पहले करंट है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि इस इक्वेशन को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके लिए जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मतलब जब हम यहाँ पे इसके लिए तो यही रहने वाला है। ठीक है, फेज चेंज ही नहीं हो रहा, सेम फेज में तो कुछ नहीं। इन दोनों के लिए देखिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, अब हमने कहा कि ये लैग कर रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। इस इक्वेशन को हम चेंज करके प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसको आई ले लोगे तो ये वी लीड कर रहा है 90 डिग्री से इससे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जब इक्वेशन आप ये लिखोगे, इन द सेम वे जब ये लीड कर रहा है, इट इज लीडिंग, ठीक है, 90 डिग्री से, तो ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये इक्वेशन, करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको हम करंट लेंगे तो इस केस में वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है, फिगर ऐसे भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब फंडामेंटल क्लियर करके चाहिए, रट के मत जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आर एल एंड सी प्योर का। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं, एलसीआर सर्किट की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। यही ग्राफ्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। तो इन्हीं को कंबाइन करना है, हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड अगर आपका फंडामेंटल वीक है, मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, एक एक चीज़ एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, तो आप अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो पड़ा हुआ है 50 मिनट्स का, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट को। सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये लगाया रेजिस्टेंस, ये लगाया दिस, और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसके नीचे कंप्लीट सर्किट है, क्लोज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस एल सी, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका क्या होगा ओमेगा एल, इसका क्या होगा 1/ओमेगा-c। ठीक है, तो इसके फेजर डायग्राम की पहले बात करें तो फेजर डायग्राम क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज, देखिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अब एल के लिए क्या होगा, एल के केस में आई क्या करता है, लैग करता है। आई क्या करता है, लैग करता है, आई इज लैगिंग, ये फॉर एल है, इट इज फॉर एल। ठीक है, या आप वोल्टेज की बात करो, वोल्टेज के टर्म में ले लो, किसके टर्म में ले लो, वोल्टेज के टर्म में। ये फॉर रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज इस केस में क्या करता है, वोल्टेज लीड्स,
वोल्टेज लीड करता है, आई लैग करता है। तो वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज कहाँ पे होगा, ऊपर 90 डिग्री बाय 90 डिग्री। और सी क्या करता है, सी में वोल्टेज लैग करता है, लैग्स। ओके, तो वोल्टेज लैग करता है, ये होगा वी सी, इट इज़ वी एल, और ये रेजिस्टेंस वाला वी आर है। ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम, ये दोनों अपोजिट हैं। वी सी जो है वो लेस होगा वी एल से, तो नेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी। ये इसका फेजर डायग्राम निकल कर आएगा एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे वी आर, ये आएगा, ये रिजल्टेंट वी निकल कर आएगा एलसीआर सर्किट का। ठीक है, वी आर और वी, दिस इज वी एल माइनस वी सी। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम है किसके लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। इसी से एक टर्म कैलकुलेट करते हैं, इम्पीडेंस। क्या कैलकुलेट किया जाता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का जो वर्क होता है, वैसे ही इम्पीडेंस नेट रेजिस्टेंस होता है। आप इसको बोल सकते हो नेट रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का रिलेशन होता है। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है रेजोनेंस पे। किस पे आती है, रेजोनेंस पे, और ट्यूनिंग पे। किस पे आती है, ट्यूनिंग पे। ठीक है, रेजोनेंस एंड ट्यूनिंग, ये दो टॉपिक देखते हैं। सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं। रेजोनेंस के लिए क्या होता है, फॉर रेजोनेंस, यही समझ लीजिए, फॉर रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस के लिए ये जो एक्सएल है ये इक्वल टू हो जाता है एक्सी के, तो इससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी। फॉर रेजोनेंस कंडीशन होती है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस। एक्सएल की बात करें, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर, इससे क्या निकल कर आया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। क्या होता है, 2 पाई एफ। स्क्वायर आप हटाइए, इसको क्या लिखोगे, 1 बाय रूट एल सी। सो एफ रेजोनेंट जो आएगी वो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 बाय एल सी हो जाएगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये रेजोनेंट कंडीशन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट ये छप के आ सकता है, ये डाटा दे देगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस की बात हो गई। ठीक है, किसकी बात हो गई, रेजोनेंस की। अब बात आई ट्यूनिंग की। तो ट्यूनिंग के लिए एक फैक्टर आता है कि बेटर ट्यूनिंग, एलसीआर सर्किट में बेटर ट्यूनिंग कब होगी, ये पूछा भी जा चुका है नीट में। बेटर ट्यूनिंग कब होगी, जो वो डिपेंड करता है क्यू फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है, क्यू फैक्टर पे। क्यू फैक्टर जिसका अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ट्यूनिंग उतनी बेटर होगी। ठीक है, तो ये क्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यू फैक्टर की बात करें तो क्यू फैक्टर इज 1 बाय आर अंडर रूट एल बाई सी। ये रिलेशन होता है क्यू फैक्टर का। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कम होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उसकी ट्यूनिंग बेटर होगी। ये रिलेशन हमें, इस रिलेशन का यूज़ करके ट्यूनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में आया था 2015 के आसपास, तो हो सकता है कि वो फिर से रिपीट कर दें। तो वो सिंपल क्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है, और क्यू फैक्टर ये हमारा 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। ओके, तो ये हो गया एलसीआर सर्किट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थी हो गई। ठीक है, अब देखिए पावर फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। पावर फैक्टर की, तो यहीं पे पावर फैक्टर देख लीजिए। पावर फैक्टर क्या होता है, इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल पूछता है। पावर फैक्टर कॉस फाई होता है। क्या होता है, कॉस फाई, और ये होता है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस आर बाई जेड।
पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। ये आपको सारा डाटा गिवन होगा, एक्सएल एक्ससी, आप जेड कैलकुलेट करोगे, आर आपको पता है, पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आई थिंक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि इन वॉटलेस करंट, फॉर वॉटलेस करंट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। फॉर वॉटलेस करंट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, cos फाई 0 होगा, तो cos फाई 0 है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये रिलेशन पूछा जा सकता है। फॉर वॉटलेस करंट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होगा। और फेज डिफरेंस 90 डिग्री कब मिलता है, जब सर्किट या तो प्योर इंडक्टिव हो और कैपेसिटिव हो। तभी तो हम देख रहे थे फेजर डायग्राम में कि फाई 90 किसके लिए मिल रहा था, सर्किट या तो प्योर इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, तब जो करंट फ्लो करती है जो, ठीक है, उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं, उसमें पावर लॉस 0 होता है, ठीक है। तो ये था एलसीआर सर्किट। इक्वेशन हमने डिस्क्राइब कर ली, डिफरेंट सर्किट की इक्वेशंस को कैसे राइट करना है, किस तरीके से इक्वेशन आ सकती है, फेजर डायग्राम से मैचिंग कैसे हो सकती है, उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एसी करंट में फिलहाल फोकसिंग पोर्शन इतना ही है। अगर आप इतने पे अच्छे से काम करके जाते हो, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, प्रीवियस ईयर तो ठीक है, बट जो आपके एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं नीट में, छोटे छोटे वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम है, वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, उसके आप ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट कर लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है, अच्छे से समझ के कर लीजिए, वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेंस। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर पे, ग्राफ इससे रिलेटेड अभी और कुछ ग्राफ देख लेते हैं। हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इधर देख लेते हैं ग्राफ, फिर ट्रांसफार्मर डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या आता है, ओके, कैसे आता है, ठीक है। इसमें देखिए असर्शन रीजन भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जा सकता है। कैसे असर्शन रीजन, आप बोल सकते हैं कि जो सर्किट है रजिस्टिव है, प्योर रजिस्टिव है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटिव है, कोई भी कंडीशन डाल देंगे कि उस केस में अगर करंट लीड कर रही है तो रीज़न दे देंगे उसका क्यों कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो वो असर्शन रीजन आप समझ जाओगे, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो जैसे XC इज 1/ωc एंड XL इज 1/ωL, ठीक है। सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 1/2πfc। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है XL 2πfL, ये भी रिलेशन होगा। सो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो ग्राफ क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे आप XC ले लो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लो, तो इसके लिए आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला, क्या होगा हाइपरबोला, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या निकल कर आएगा XL और फ्रीक्वेंसी का एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये भी छप के आ सकते हैं। जितने भी ग्राफ हैं वो जरूर पढ़ के जाइए, ग्राफ भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखिए कोई डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं है। रीज़न क्या है, डायमेंशन आपसे इसलिए नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इसमें जो टर्म आ रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ चुके हैं। तो जब हम उसको उस पर बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि किसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये था, हाँ, इनकी डायमेंशंस आप पढ़ सकते हो, इनकी यूनिट्स और डायमेंशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। देखिए मतलब वही है कि कहाँ पे काम होना चाहिए। अब जैसे इसका वीडियो मैंने बताया है वो एकेडमिक पर्पस से, लेकिन उसमें आप देख सकते हो कि उसमें भी मैंने कमेंट किया होगा कि नहीं एकेडमिक आप किसी भी उस पर जाके समझ कर सकते हो, जेई के लिए भी कर सकते हो, नीट के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि जो फंडामेंटल चीज़ है वो बदलती नहीं है, वो तो वही रहने वाली है।
और अगर आप ऐसे ही सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक चार्ट बना लोगे, चार्ट बनाने में आपके 2-2 पेज जाएंगे, आप 15-20 टॉपिक होंगे तो कम से कम 30 पेज में आप पूरा कंटेंट कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन सब आप जानते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, या आप इनपुट दोगे या आपको आउटपुट मिलेगा। एक मतलब ऐसे फिगर बना दिया। तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है कि जब हमें वोल्टेज इनपुट हाई है, लो चाहिए होगा तो वो करके दे देगा, लो है हाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, ट्रांसफार्मर से में आपसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछेगा, और क्या पूछेगा, एफिशिएंसी पूछेगा। क्या पूछेगा, एफिशिएंसी। बस यही 2 प्रॉब्लम है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को आर से डिफाइन करते हैं। होता क्या है ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी, ES अपॉन EP। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है कि NS अपॉन NP, इन आउटपुट अपॉन इनपुट से याद कर लो। सेकेंडरी कॉइल जो है वो एज अ आउटपुट हमें कहाँ मिल रहा है, सेकेंडरी पे, और प्राइमरी पे इनपुट है। ठीक है, वहीं पे दे रहे हैं। सो NS अपॉन NP, VS अपॉन VP, ES अपॉन EP, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, EMF है, इट इज EMF, और ये नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, N फॉर नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स। एफिशिएंसी आप जानते हो क्या होता है, एफिशिएंसी का बेसिक डेफिनेशन है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट किसका आउटपुट, पावर, हमें पावर आउटपुट की बात हो रही, किसकी बात हो रही, पावर की बात हो रही, पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, VRMS, VI होता है IRMS अपॉन V एट सेकेंडरी। ठीक है, VRMS एट सेकेंडरी मतलब VS लिखे हैं, IS लिखे हैं, वो VS IS अपॉन VP इंटू IP। ठीक है, VS IS। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से अगर आप रिलेशन भी निकालने जाओगे तो क्या निकल कर आएगा, VS अपॉन VP, ट्रांसफॉर्मेशन दिस रिलेशन आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन भी समझ सकते हो, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो पावर आउटपुट VI, पावर क्या होता है, V इंटू I होता है, वही हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि वहाँ पे अब आपसे कंस्ट्रक्शन आएगा नहीं, डिवाइस का लॉस नहीं होगा। अगर लॉस नहीं होगा तो ये पावर आउटपुट इनपुट फॉर नो लॉस एफिशिएंसी 100% होगी। जनरली ये क्या आएगी, लेस देन 100% ही आएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सा डिस्कस कर लिया, बट इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो AC करंट से रिलेटेड जैसी प्रॉब्लम पूछी जाती है हमने उसको डिस्कस किया, क्या पोर्शन है, कैसे क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस किया। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब एक बार मैंने वीडियो देखा चला गया, ठीक है, तो कोई भी फर्स्ट टाइम हम कोई भी काम करते हैं तो उसका 100% हमको नहीं मिलता है। ठीक है, हमें अगर 1-2 बार उसको रिपीट करके देख ले रहे हैं, 2-3 बार रिपीट करके देख ले रहे हैं, तो हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाए। जहाँ पे नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और किसी अदर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे इन इजी वे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी वे में अब हमें काम करना है। जितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, एग्जैक्ट 1 मंथ बचा हुआ है, अभी डेट 7 मई है, एग्जैक्ट 1 मंथ है, तो उस 1 मंथ में हम
कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके 10 दिन पहले 15 दिन पहले सारा कंटेंट आपसे डिस्कस कर लें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।